नमस्कार मेरे भाई। नॉर्मलाइजेशन का खेला ना बोर्ड की समझ में आता है ना बच्चों की समझ में। आखिर ये काम कैसे करता है, किस पैटर्न के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है, किस शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे, किस शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स घटेंगे, क्या 55 नंबर वालों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, 70 नंबर वालों के मार्क्स बढ़ेंगे कि घटेंगे, हर एक चीज को समझेंगे। देखिए नॉर्मलाइजेशन की सबसे बड़ी समस्या पता है क्यों है? क्योंकि यहां पर लिखा है ना, आप देख भी पा रहे होंगे, अभ्यर्थियों के लिए डकवर्थ लुईस जैसा है नॉर्मलाइजेशन। भैया जब बारिश से मैच खराब हो जाता है तो फिर कितना टारगेटेड स्कोर रहेगा ये सिर्फ हम और आप देखते हैं। कैसे डिसाइड किया गया वो एक सही तरीके से ना आपको हमको समझ में आता है। सेम वैसे ही कुछ नॉर्मलाइजेशन है। यहां पर बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि सर किसी शिफ्ट के मार्क्स बढ़ जाते हैं, किसी के घट जाते हैं। मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं इस नॉर्मलाइजेशन के बारे में, कैसे कैसे काम करता है। दूसरी चीज, जो ग्रुप डी का हाल फिलहाल में पेपर हुआ है तो वहां पर कितना नॉर्मलाइजेशन जा सकता है, कितने मार्क्स दिए जा सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। तीसरी चीज, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं ना, मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी कट ऑफ से रिलेटेड, उसमें भी क्या क्या चीजें मैं आपको प्यार से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन क्यों दिया जाता है इस चीज को समझते हैं, क्यों लागू होता है और इसके फायदे नुकसान हैं क्या क्या। देखिए जब एग्जाम होता है ना तो एग्जाम में करोड़ों लोग बैठते हैं। जैसे ग्रुप डी के एग्जाम में 1 करोड़ 8 लाख लोग बैठे, तो एक दिन में तो एग्जाम कराने लिया जाता है। उसके लिए बहुत सारी शिफ्ट होती हैं, और जब बहुत सारी शिफ्ट होती हैं, अब एक जैसा पेपर बनाना तो बस की है नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है, कोई शिफ्ट आसान हो जाती है और कोई शिफ्ट टफ हो जाती है, कोई आसान कोई टफ, तो अलग अलग लेवल की ये शिफ्ट हो जाती हैं। तो भैया बच्चों के लिए तो जिस शिफ्ट में आसान पेपर आया वो बहुत फायदा हो जाएगा, और जहां टफ पेपर आया उन बच्चों के साथ तो फिर गड़बड़ हो गई। तो इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। परीक्षा कई शिफ्ट में होती है, हर शिफ्ट का अलग कठिनाई का स्तर होता है, तो समान अवसर देने के लिए, ताकि सभी बच्चों के लिए सारी चीजें सही की जा सके। मतलब टफ शिफ्ट वाले जो आ गया था पेपर, उसकी क्या गलती थी टफ शिफ्ट वाले बच्चे की, तो उनको थोड़े से मार्क्स दे दिए जाते हैं, और इजी शिफ्ट वाले के कभी कभी मार्क्स कम भी हो जाते हैं। कैसे करता है ये काम, मैं आपको पहले आसानी से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर आप समझ पाओगे अच्छे से। जैसे हमने कहा कि बहुत सारी शिफ्ट हुई, तो उनमें से शिफ्ट वन, शिफ्ट टू, ऐसे करते एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, बहुत सारी शिफ्ट हो गई। तो जो शिफ्ट वन हुई थी वहां पर सारे बच्चों के कैलकुलेट किए गए मार्क्स, जैसे दो मान लो 5-4 बच्चों ने एग्जाम दिया तो 5-4 बच्चों के मार्क्स कैलकुलेट किए गए, डिवाइड बाई टोटल बच्चा, तो जो एवरेज निकल करके आया हम उस एवरेज को मान लेते हैं। तो इस शिफ्ट के बच्चों का जो टोटल एवरेज आया वो 55 आया। सेकंड शिफ्ट के बच्चों का जो टोटल एवरेज आया वो 52 आया। थर्ड शिफ्ट के बच्चों का जो टोटल एवरेज है वो 62 आया। किसी का 41 आया, किसी का 56 आया, किसी का 72 आया, किसी का 75 आया। ऐसे करते करते सारी शिफ्ट, मतलब बहुत सारी शिफ्ट, और मान लीजिए किसी का 40 आया, है ना, किसी का 45 आया, तो एवरेज स्कोर आया ये सबका एवरेज स्कोर। समझ रहे हो बात को? तो जब ये एवरेज स्कोर आता है तो फिर ये चेक किया जाता है कि भैया हम एक बेस शिफ्ट मान करके चलते हैं। जैसे बेस शिफ्ट मान ली गई 65, कैसे मान ली गई 65, मान ली गई 70, मान ली गई कि बेस शिफ्ट के मार्क्स मान लिए गए 70, कि कुछ शिफ्ट बहुत ज्यादा टफ आ गई थी, इस वजह से बच्चा स्कोर नहीं कर पाया, 40 45 55 62 इतना कर पाया। कुछ शिफ्ट बहुत ज्यादा आसान आ गई थी, तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, इसी वजह से बच्चे ने ज्यादा स्कोर कर लिया। तो फिर क्या होता है, जैसे 65 से कितना कम है तो उसको उतने मार्क्स दे दिए जाते हैं। 40 45 तो हमने बहुत कम लिख दिया, फिर भी जैसे यहाँ पे 55 है तो इस शिफ्ट के सभी बच्चों को कितने मार्क्स दे दिए जाएंगे, +15 दे दिए जाएंगे। इस शिफ्ट के सभी बच्चों को मान लो 18 मार्क्स दे दिए जाएंगे। इस शिफ्ट के सभी बच्चों को 8 मार्क्स दे दिए जाएंगे। इतना कम होता नहीं है, वो तो एक बेस शिफ्ट उस हिसाब से मानी जाती है। तो भी मैं बता देता हूँ, इस शिफ्ट में हो सकता है कि -5 नंबर कम हो जाए या -3 नंबर हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो जो आसान शिफ्ट होती हैं वहां पर हो सकता है 1-2 नंबर कम भी हो जाए, सबसे जो आसान शिफ्ट होती है वहां पर। और जो टफ शिफ्ट, जो जितनी ज्यादा टफ शिफ्ट होगी उसको उतना ही ज्यादा भैया फायदा होगा। इसके फॉर्मूले की बात करें तो मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं आपको। फॉर्मूला जो होता है वो होता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। कैसे निकलता है, तो जो एवरेज निकलता है उस एवरेज के बाद कैंडिडेट का जो रॉ स्कोर होता है वो माइनस शिफ्ट का मीन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इनटू ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। मुझे पता है वही डकवर्थ की तरह आप इसमें परेशान हो जाओगे, इसी वजह से मैंने इसको आसान भाषा में बता दिया था, जो आपको बताया कि ऐसे ऐसे करके। अब बात करते हैं 2025 वाला जो ग्रुप डी का आया है रिजल्ट, उसमें कैसे कैसे हो रहा है। देखिए उसमें जो सबसे कम शिफ्ट है वो कितनी है, 40 है, लगभग लगभग अभी तक जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से। और जो हाईएस्ट शिफ्ट का स्कोर जा रहा है वो जा रहा है लगभग लगभग 42 है ना।
समझो। अच्छा, जो डेटा बच्चा बताता है पब्लिकली, वो क्या करता है, ज्यादा जिसके नंबर आते हैं वो तो बता देता है कि मजा आएगा, उसको बताने में भी अच्छा लगता है, उसके अंदर जोश एनर्जी भी है सिलेक्शन के प्रति। लेकिन जिसका बहुत कम स्कोर आता है तो वो क्या करता है, डेटा देता भी नहीं है। जब डेटा नहीं देता है तो उसके आधार पर ये वाला थोड़ा सा कम ही बन पाता है। हो सकता है कि एवरेज शिफ्ट का स्कोर अभी तक पब्लिकली जो डेटा है उस हिसाब से 40 जा रहा है, ये 38 भी जाए, हो सकता है ये 38 भी जाए। तो सबसे कम शिफ्ट का जो एवरेज है वो 38 है, और सबसे ज्यादा वाला क्या है, 52 है। इसका मतलब क्या है, लगभग लगभग 14 के आसपास यहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा। किसी शिफ्ट को 2 नंबर मिलेंगे, किसी को 3 मिलेंगे, किसी को 10 मिलेंगे, किसी को 12 मिलेंगे। ऐसे करके भैया आपको जो है ये नंबर मिलने वाले हैं। तो जो सबसे टफ आसान शिफ्ट होती है उसके और जो सबसे टफ शिफ्ट होती है उसके बीच का जो एवरेज है, कहीं ना कहीं उतने तक नॉर्मलाइजेशन मिलता है। अगर मान लो किसी शिफ्ट का 45 होगा एवरेज, तो लगभग लगभग इसको कितने मिल जाएंगे, 7 नंबर मिल जाएंगे। तो आप ऐसा मान करके चलिए, जो इजी शिफ्ट वाले होते हैं उनको 2-3 नंबर से लेकर के जो टफ शिफ्ट वाले होंगे उनको लगभग 14 से 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब बात करते हैं कि सर आपने जो लास्ट वीडियो बनाई थी कट ऑफ वाली, उसमें बच्चे और परेशान हो रहे, सर इतनी कम कट ऑफ जाएगी क्या? भाई मैंने क्या कहा, मैंने आपसे वही 65 से 70 के आसपास कट ऑफ बताई थी। और आप ये मान करके चलो कि 70 के आसपास कैसे भैया, अगर थोड़ी बहुत 1-2 नंबर ऊपर नीचे जाती भी है तो मैंने ये कहा था कि तैयारी किस किस को करनी चाहिए। क्योंकि एक तो ये जोन वाइज जाएगी, हो सकता है जैसे चंडीगढ़ जोन है उसकी ऊपर भी जाएगी, तो कुछ जोन है जैसे सिकंदराबाद वगैरह उसके नीचे भी जाएगी। तो कट ऑफ हो सकता है 75 भी जाएगी, 74 भी जाएगी, लेकिन 68 भी जाएगी, 67 भी जाएगी। तो वो जो है हमने तो एवरेज एक बताया है ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, पहली चीज। दूसरा, 60 स्कोर से ज्यादा वालों को तैयारी कर लेनी चाहिए। ऐसा मैंने क्यों कहा था कि पता लगा आप तैयारी नहीं कर रहे थे कि हमारा तो 60 है, हमारा नहीं हो पाएगा। आपकी वाली जो शिफ्ट थी वो टफ शिफ्ट में से आ गई थी, इस वजह से क्या हुआ कि आपको जो है 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया। आपके नंबर हो गए 74, आप इसलिए बैठे थे कि हमारे तो 60 नंबर हैं, हम तो तैयारी करेंगे नहीं, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर 70 प्लस पहुंच गए। भैया ऐसा मत करो, बाद में पछताए हो तो कहा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन का जो खेला होता है ना, ये एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता होता, काम ऐसे करता है वो मैंने बता दिया, बट अब कितने कितने मार्क्स दिए जाएंगे ये मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो अपने समय को बर्बाद मत करो। दूसरा, जो एनटीपीसी का पेपर है उसकी भी क्लास आप लेते रहो, आपका तैयारी करते रहो, ग्रुप डी का फॉर्म भर दो। इसके साथ साथ जिनके भी 60 प्लस का मतलब है 60 प्लस रॉ स्कोर है, बाकायदा मैंने बोला है कि 60 प्लस जिसका रॉ स्कोर है भैया उसको कर लेनी चाहिए। क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का जो खेला होगा ना, वो 3-4 नंबर से लेकर के लगभग 14 से 15 नंबर बढ़ेगा। और सोचिए अगर 15 नंबर बढ़ गया ना तो 75 जाएगा आपका स्कोर, 76 जाएगा आपका स्कोर, फिर परेशान होते रहोगे। तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन का एक बड़ा गेम होता है। उम्मीद करता हूं कि जो टफ शिफ्ट है और आसान शिफ्ट है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कवर किया जाता है, ताकि समान अवसर सब लोगों को, बच्चों को मिल सके। यही था। तो आसान शिफ्ट वालों को लगता है कि उनका स्कोर घट जाएगा, और कठिन शिफ्ट वालों को लगता है कि उनको फायदा मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी वजह से परेशान रहते हैं और बच्चों को फॉर्मूला समझ नहीं आता है। हालांकि फॉर्मूला मैंने दिखा दिया है, इसमें आप ज्यादा चक्कर में पड़िए मत। जैसे हार्ड शिफ्ट वाला है ना, इसका मीन स्कोर 50 है और रॉ स्कोर 60 है। इजी शिफ्ट वाला है, इसका मीन स्कोर कितना हो गया 65, लेकिन इसका रॉ स्कोर 60 हो गया मान लेते हैं। तो क्या होता है, इजी शिफ्ट वालों को हो सकता है कि 2-4 नंबर कम भी हो जाए और टफ शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ भी जाते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। तो इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है नॉर्मलाइजेशन से, ये सिर्फ बैलेंस करने के लिए होता है। इसके अलावा प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आ गई होगी। और आप में से कोई भी बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की, एनटीपीसी, किसी की भी, तो अलग अलग बैच पढ़ने की बजाय हमने रेलवे के पूरे सिलेबस को कंपाइल करके एक ऐसा बैच तैयार किया है जिसमें आप जीरो से एडवांस लेवल तक का पढ़ लें, एक ही बार में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, और बाद में सिर्फ आप पीवाईक्यूज लगाएं, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस लगाएं, और आपके एग्जाम की तैयारी हो जाए। मतलब एक ही निशाने से सारे, एक ही तीर से सारे निशाने बैठ जाएं। समझ रहे हो बात को? तो इसे बोलते हैं हमारा रेलवे का फाउंडेशन बैच है, ठीक है। तो ये भैया इसमें हर सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 शानदार शानदार टीचर्स पढ़ा रहे हैं। खुद राकेश यादव सर की क्लास दिखेंगी, अभिनय सर की क्लास, पवन सर की, भरत सर की, अरुण सर की, रीजनिंग पीयूष सर, जुबेर सर, अंकुर सर, भाई साहब पूरी जीएस की टीम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बैच आपको मिल रहा है। और अगर रेलवे फाउंडेशन बैच आप लेते हो प्यारे साथियों, तो इसके साथ साथ में जब आपको रिवीजन की जरूरत पड़ती है तो रेलवे का रिवीजन बैच और रेलवे का प्रैक्टिस बैच, ये दोनों के दोनों बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप फाउंडेशन बैच लेते हो तो इसके साथ साथ अपने आप इन दोनों बैचेस में भी एनरोल हो जाओगे कि आपको रिवीजन भी कम समय में कैसे करना है, और इसके अलावा बेहतरीन क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस मैं कह रहा हूं एग्जाम वाइज वो भी कैसे होगी, वो सारी की सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है आप नॉर्मलाइजेशन का खेल समझ पाए होंगे। राम राम, जय हिंद।